आज हम 1980 के दशक के बिहार की एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जिसने पटना से लेके दिल्ली तक की सियासत में सच में एक भूचाल ला दिया था। ये कहानी है एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला की, जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े मंत्री और विधायक घूमते थे और फिर एक रात रहस्यमयी हालात में उसकी मौत हो जाती है। और ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक ऐसा राज था जिसे दबाने के लिए आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा सिस्टम एक हो गया था। मौत के सिर्फ 4 घंटे के अंदर लाश को दफना दिया गया। एक ही मौत के दो डेथ सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए। दो डेथ सर्टिफिकेट्स? हाँ। और जब एक ईमानदार पुलिस अफसर ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो 40 विधायकों ने मुख्यमंत्री को सरकार गिराने की सीधी धमकी दे डाली। तो कौन थी ये महिला जिसे लोग बॉबी के नाम से जानते थे? उस रात असल में हुआ क्या था और वो कौन सा सच था जिसके बाहर आने से लोकतंत्र के बदनाम हो जाने का डर दिखाया जा रहा था? चलिए समझते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था और क्यों बिहार की सियासत में इतना बड़ा तूफान आ गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है 8 मई 1983 की रात से। पटना में बिहार विधानसभा के कर्मचारी बॉबी की अचानक तबीयत खराब होती है। कुछ देर बाद एक बड़े नेता का बेटा रघुवर झा एक डॉक्टर विनोद कुमार को लेकर उसके घर पहुंचता है। हाँ, और डॉक्टर अंदर जाता है, नौकर से गुनगुना पानी मंगवाता है, उसमें कोई दवा मिलाकर बॉबी को पिला देता है और उसकी माँ को यकीन दिलाता है कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह सब ठीक नहीं होता। नहीं, अगली सुबह बॉबी की लाश मिलती है और यहीं से मामला बेहद अजीब होना शुरू हो जाता है। किसी भी सामान्य मौत की प्रक्रिया में जो होता है, यहाँ उसका ठीक उल्टा हुआ। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, मौत के सिर्फ 4 घंटे के अंदर सुबह सुबह ही लाश को दफना दिया गया। कोई पुलिस को सूचना नहीं, कोई पूछताछ नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। 4 घंटे मतलब किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थी डेथ सर्टिफिकेट्स की कहानी। एक नहीं बल्कि दो सर्टिफिकेट्स। इसका क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल, ये इस केस का सबसे बड़ा पेज था। पुलिस को बाद में 2 अलग अलग डेथ सर्टिफिकेट दिए गए। पहला था विधानसभा के डॉक्टर के झा का, जिसमें मौत का कारण लिखा था अंदरूनी रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग। अच्छा। और दूसरा सर्टिफिकेट था एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर का, जिसमें मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। 1 मिनट, मौत एक लेकिन कारण 2? ये तो अपने आप में ही ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें समय का भी कोई चक्कर था ना? हाँ, वही तो सबसे दिलचस्प बात थी। डॉक्टर झा के सर्टिफिकेट के मुताबिक मौत सुबह 4 बजे हुई और डॉक्टर ठाकुर के सर्टिफिकेट के मुताबिक मौत सुबह 4:30 बजे हुई। क्या? हाँ, इसका सीधा मतलब ये था कि जब एक डॉक्टर बॉबी का डेथ सर्टिफिकेट लिख रहा था तब दूसरे डॉक्टर के हिसाब से बॉबी जिंदा थी। ये इतना बड़ा झोलता कि साफ हो गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी को छुपाने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि ये बॉबी आखिर थी कौन, जिसकी मौत पे पर्दा डालने के लिए इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए थे? उसकी पहुंच कहाँ तक थी? बॉबी का असली नाम था श्वेतनिशा त्रिवेदी, उम्र करीब 35 साल। और वो सिर्फ एक विधानसभा कर्मचारी नहीं थी, वो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता और विधान परिषद की स्पीकर रह चुकी राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी। अच्छा, तो पॉलिटिकल कनेक्शन तो बहुत मजबूत थे। बहुत ज्यादा। और सोर्स बताते हैं कि वो बला की खूबसूरत थी। लोग उसे राज कपूर की फिल्म बॉबी की वजह से बॉबी बुलाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे पाटलिपुत्र की नगर वधू भी कहते थे। ये नगर वधू शब्द का क्या मतलब था उस जमाने में? देखिए, पाटलिपुत्र की नगर वधू का एक ऐतिहासिक संदर्भ है जो आम्रपाली से जुड़ता है। ये शब्द उसकी खूबसूरती और उसके प्रभाव को दिखाता था, लेकिन साथ ही एक तरह से उसके चरित्र पर सवाल भी उठाता था। इसका मतलब था कि वो सत्ता के गलियारों की एक ऐसी हस्ती थी जिसकी एक नजर के लिए बड़े बड़े नेता और विधायक तरसते थे। उसके घर पर मंत्रियों का आना जाना लगा रहता था। वो उस दौर की हर हाई प्रोफाइल पार्टी की जान हुआ करती थी। तो खूबसूरती और पॉलिटिकल कनेक्शन दोनों का एक कॉकटेल था और इसी वजह से उसे नौकरी भी मिली थी, जिसमें कहते हैं कि नियमों को ताक पर रख दिया गया था। हाँ, आरोप तो यही है। हमारे सोर्स बताते हैं कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थी, लेकिन उसे नौकरी देने के लिए पहले तो विधानसभा में एक अस्थायी प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज शुरू कराया गया और जब वो बंद हो गया तो उसे सीधे सचिवालय में संपादक यानी एडिटर की नौकरी दे दी गई, जो उसकी क्वालिफिकेशन से कहीं ज्यादा बड़ी पोस्ट थी। ये साफ दिखाता है कि उसका रसूख कितना ज्यादा था। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि सत्ता के खेल की एक अहम कड़ी थी जिसके पास कई बड़े राज थे। तो एक ऐसी महिला जिसके इतने बड़े कनेक्शंस हों, उसकी मौत इतनी आसानी से दब जाती? लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे पुलिस अफसर की जो सिस्टम से टकराने का दम रखता था। बिल्कुल। ये मामला शायद हमेशा के लिए दफन हो जाता अगर 9 मई 1983 को पटना के तत्कालीन एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किशोर कुणाल को एक पत्रकार का फोन ना आता। अच्छा। हाँ, पत्रकार ने सीधे पूछा, सर पटना में कोई सनसनीखेज मर्डर हुआ है क्या? और एसएसपी किशोर कुणाल हैरान थे क्योंकि उनके वायरलेस पर या उनके किसी भी थाने में ऐसी कोई सूचना थी ही नहीं। लेकिन जब अगले दिन के अखबारों में बॉबी की हत्या की खबरें छपीं तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। तब जाकर किशोर कुणाल को इस मामले में अस्वाभाविक मौत की एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। और यहीं से एक ईमानदार अफसर और एक कह सकते हैं कि भ्रष्ट सिस्टम के बीच की लड़ाई शुरू होती है। हाँ, किशोर कुणाल उस वक्त अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए जाने जाते थे। जांच की सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी कि लाश तो थी ही नहीं, उसे दफनाया जा चुका था। तो उन्होंने क्या किया? मतलब बिना लाश के तो जांच आगे ही नहीं बढ़ सकती। उन्होंने एक बहुत साहसिक और उस जमाने के हिसाब से एक बहुत विवादास्पद फैसला लिया। उन्होंने मजिस्ट्रेट से इजाजत लेकर बॉबी की लाश को कब्र से बाहर निकलवाया, जिसे एक्सह्यूमेशन कहते हैं। ओह। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन क्योंकि लाश को दफनाए हुए कुछ दिन हो चुके थे और वो डिकम्पोज होने लगी थी, इसलिए मौत का सटीक कारण पता नहीं चल पाया। तो फिर सच सामने कैसे आया? पुलिस के हाथ तो एक तरह से खाली थे। असली मोड़ तब आया जब बॉबी के शरीर के अंदरूनी अंगों के सैंपल्स, जिसे फोरेंसिक भाषा में विसरा कहते हैं, जांच के लिए कलकत्ता की फोरेंसिक लैब में भेजे गए। विसरा जांच से ही ये पता चलता है कि मौत से पहले इंसान के शरीर के अंदर क्या गया था, कोई दवा या जहर। और फिर रिपोर्ट आई। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने मतलब पूरे केस की दिशा ही बदल दी। क्या था उस रिपोर्ट में? रिपोर्ट में मेलाथियन नाम के जहर की पुष्टि हुई। मेलाथियन एक बहुत ही खतरनाक कीटनाशक होता है जो आसानी से बाजार में मिल जाता है। अब ये केस अस्वाभाविक मौत का नहीं रहा। ये साफ हो चुका था कि बॉबी की मौत सामान्य नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी। उसे जहर देकर मारा गया था। तो फोरेंसिक रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये एक मर्डर था। इसके बाद तो एसएसपी किशोर कुणाल की टीम को जांच के लिए पूरी छूट मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जैसे ही ये साबित हुआ कि ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है, पॉलिटिकल प्रेशर ने पूरी जांच को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। मतलब ऊपर से दबाव आने लगा, बहुत ज्यादा। पटना पुलिस के मुखिया एसएसपी किशोर कुणाल को उनके अपने ही बॉस यानी डीआईजी और डीजीपी, राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर, नेताओं से पूछताछ करने से रोकने लगे। ये तो असाधारण बात है। मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर एक मर्डर की जांच को रोक रहे थे। उनके तर्क क्या था? उनका तर्क था कि पहले पुख्ता केस बनाओ, फिर नेताओं से पूछताछ करना। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल में ये जांच को भटकाने और टालने का एक तरीका था। ये साफ इशारा था कि वे कानून के हाथ सत्ता के गलियारों में बैठे ताकतवर लोगों के गिरेबान तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। 80 के दशक के बिहार में ये एक अलिखित नियम जैसा था। किसी एक बड़े नाम पर हाथ डालने का मतलब था पूरे सिस्टम को चुनौती देना। तो जब ऊपर से इतना दबाव आ रहा था तो किशोर कुणाल ने जांच को आगे कैसे बढ़ाया? पुलिस ने अपना ध्यान उन लोगों पर केंद्रित किया जो घटना के वक्त बॉबी के घर पर मौजूद हो सकते थे। बॉबी के मां राजेश्वरी सरोज दास के घर के आउटहाउस में 3 लड़के रहते थे। पुलिस जब तक उन तक पहुंचती वो तीनों गायब हो चुके थे। ओह, तो वो भाग गए। हाँ, कई दिनों के इंतजार के बाद उनमें से एक लड़का, जिसका नाम निर्भय कुमार था, वापस लौटा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और उससे कुछ पता चला? हाँ, निर्भय से पूछताछ में एक और किरदार का नाम सामने आया, त्रिशूलधारी सिंह, जो एक टेलीफोन ऑपरेटर था और बॉबी के घर आता जाता रहता था। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। तो अब पुलिस के पास 2 चश्मदीद गवाह थे। हाँ, 2 ऐसे लोग जो उस रात के राज खोल सकते थे। और फिर 25 मई 1983 को दोनों ने मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। ये बयान बहुत अहम होता है क्योंकि ये जज के सामने दिया जाता है और इसे कोर्ट में एक मजबूत सबूत माना जाता है। और उस बयान ने पूरी साजिश की परतें खोलकर रख दी। क्या कहा था उन्होंने अपने बयान में? नंदन झा का बेटा रघुवर झा भी आया था। विधानसभा स्पीकर का बेटा? जी। बयान के मुताबिक रघुवर झा गाड़ी में ही बैठा रहा जबकि डॉक्टर विनोद कुमार ने अंदर जाकर बॉबी को दवा के नाम पर जहर दिया। तो मुख्य आरोपी का नाम सामने आ गया था। गवाहों ने हत्या का कोई मकसद भी बताया? हाँ, गवाहों ने यह भी बताया कि रघुवर झा इस बात से नाराज था कि बॉबी की नजदीकियां किसी करुणेश्वर सिंह नाम के व्यक्ति से बढ़ रही थी। वो उसे तंग कर रहा था। गवाहों ने यह भी कहा कि घटना के बाद रघुवर झा ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा था। तो पुलिस के पास जहर का सबूत था, चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और एक हाई प्रोफाइल आरोपी का नाम भी था। मामला एकदम साफ लग रहा था। तो फिर
गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यहीं पर कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, जैसे ही बिहार पुलिस की जांच पूरी हुई और रघुवर झा की गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी, बिहार सरकार ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया। उन्होंने अचानक ये केस सीबीआई को सौंप दिया। ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि सोर्स तो ये भी बताते हैं कि जब विपक्ष और खुद एसएसपी किशोर कुणाल शुरू में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तब तो सरकार ने साफ मना कर दिया था। अब जब केस सुलझने के कगार पर था, तो केस क्यों ट्रांसफर किया गया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, और इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। सोर्स के मुताबिक बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव था। दबाव? हाँ, 2 मंत्रियों और करीब 40 विधायकों ने उन्हें सीधी धमकी दी थी कि अगर रघुवर झा को बचाने के लिए ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा गया तो वे समर्थन वापस ले लेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। 40 विधायक, मतलब सरकार बचाने के लिए एक मर्डर केस को दफन करने का सौदा किया गया। लेकिन इन नेताओं को सीबीआई पर इतना भरोसा क्यों था? क्या उन्हें पहले से पता था कि सीबीआई उन्हें बचा लेगी? उस दौर में सीबीआई की छवि कुछ वैसी ही थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सीबीआई को मजाक में लोग कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहा करते थे। ये माना जाता था कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने या अपने लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। तो उन्हें यकीन था कि सीबीआई इस केस को रफा दफा कर देगी? शायद यही यकीन था। सीबीआई ने केस हाथ में लेते ही सबसे पहला काम यह किया कि जो अधिकारी पहले इस केस की जांच कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया। फिर लगभग 1 साल तक जांच चली और 1 साल बाद 14 मई 1984 को सीबीआई ने पटना की अदालत में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। और वो रिपोर्ट जाहिर है बिहार पुलिस की जांच से बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी की हत्या हुई ही नहीं थी, उसने आत्महत्या की थी। 1 मिनट, क्या मतलब बिहार पुलिस की महीनों की मेहनत, गवाहों के बयान, मेलाथियन जहर की फोरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ सीबीआई ने ये कहकर खारिज कर दिया कि लड़की डिप्रेशन में थी? ये तो यकीन करने लायक नहीं है। यही हुआ। सीबीआई ने एक नई थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि बॉबी अपने किसी प्रेमी के धोखे से परेशान और डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने एंटी डिप्रेशन दवाओं का ओवरडोज ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और जहर का क्या, जो विसरा रिपोर्ट में मिला था? सीबीआई ने उसे रिपोर्ट की गलती बताकर बस नजरअंदाज कर दिया। और उन 2 चश्मदीद गवाहों का क्या हुआ जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था? सीबीआई ने उनके बयानों को ये कहकर खारिज कर दिया कि बिहार पुलिस ने टॉर्चर करके और डरा धमकाकर उनसे ये बयान दिलवाए थे। और मुख्य आरोपी रघुवर झा को ये कहकर क्लीन चिट दे दी गई कि वो घटना वाली रात शहर में था ही नहीं। अच्छा, बल्कि वो पटना से बहुत दूर एक शादी में शामिल होने गया था। तो एक नया बहाना, एक नई कहानी और एक मजबूत एलिबाई तैयार कर दिया गया। और इस तरह एक साफ सुथरे मर्डर केस को आत्महत्या बताकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। हाँ, इंसाफ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और बिहार की सियासत के कई बड़े नाम बेदाग बच गए। इस पूरे मामले का सार उस दौर के एक विधायक के एक बयान में छिपा है जो उन्होंने मीडिया में दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था, गनीमत है इस केस में सच सामने नहीं आया, वरना बिहार की सरकार गिर जाती। सिर्फ सरकार ही नहीं गिरती, बल्कि लोकतंत्र बदनाम हो जाता, क्योंकि हमाम में सब नंगे थे। हमाम में सब नंगे थे, ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का मामला नहीं था, ये पूरे के पूरे सिस्टम को, उस सिस्टम में शामिल हर ताकतवर चेहरे को बचाने का मामला था। बिल्कुल। बॉबी का केस इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सत्ता और सियासत मिलकर न्याय का गला घोट सकते हैं, कैसे सबूतों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, गवाहों को झूठा साबित किया जा सकता है और एक हत्या को आत्महत्या बनाकर फाइलों में दफन किया जा सकता है। बॉबी की कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। जब नागरिकों की रक्षा करने वाला सिस्टम ही, चाहे वो पुलिस हो या जांच एजेंसी, ताकतवरों को बचाने में लग जाए, तो फिर आम इंसान इंसाफ के लिए कहाँ जाए? और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि ऐसी कितनी ही बॉबी होंगी जिनकी कहानियां और जिनकी चीखें सत्ता के शोर में दबकर हम तक कभी पहुंची ही नहीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।